गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी आईक्यू। स्वागत है आपका हरियाणा स्टडी आईक्यू में। हरियाणा स्टडी आईक्यू की जो द्रोण सीरीज है मुख्य परीक्षा को लेकर, मेंस कोर कंटेंट को लेकर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजनी द्विवेदी और यहां पर मैं इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका टॉपिक है आपके मेंस एग्जामिनेशन को लेकर, वहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहां तक इस द्रोण सीरीज में अब तक हम लोगों ने आपके पार्ट 1 और उसके साथ साथ पार्ट 2 नागरिकता तक की चीजों को, मेंस के कोर कंटेंट को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर चीजें डिस्कस कर ली। अब जो हमारा सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस जर्नी को आगे ले जा रहे हैं। और इस जर्नी की की अगली कड़ी है, उस अगली कड़ी में हम फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा है, मूल अधिकार एवं संबंधित प्रश्न, मूल अधिकार का जो चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल जो ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये जो पॉलिटी है, ये जो भारतीय संविधान है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे सिलेबस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें मूल अधिकारों से प्रश्न ना आते हो। ऐसा कोई भी एग्जाम का, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो वेरियस स्टेट पीसीएस में किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यहाँ पर कहीं पर भी आप जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 100 बार यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो 90 टाइम्स वहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पर चीजें एक साझा करना चाहता हूँ। वो है आपका जो हमारा बैच है, ठीक है, खासकर जो पेड बैच है उसको लेकर। उस पेड बैच में यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, स्टेट पीसीएस लाइव प्री प्लस मींस फाउंडेशन बैच है, निश्चय फाउंडेशन बैच है, और इस निश्चय फाउंडेशन बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। यदि इस निश्चय फाउंडेशन बैच को आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है या स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में से कहीं कुछ भी आप कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाइए या एप्लीकेशन पर जाइए। स्टेट पीसीएस के कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। स्टेट पीसीएस के कोर्स एक्सप्लोर करने टाइम आपको क्या करना है, वहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जब आप हरियाणा सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, वहाँ पर प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर मेरा कोड यूज़ करिएगा, दैट इज ANJ लाइव। यदि आप ANJ लाइव कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यदि आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्स आपको मिल जाएगा 11,999। ठीक है, इफ यू वांट सम स्पेशल डिस्काउंट देन आप मुझे टेलीग्राम पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको आईडी यहाँ पर दे दूंगा, तो इस पर आप बात करिएगा। वहाँ पर हम लोग जो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या आपको क्या क्या खास इस चीज़ में मिलता है, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें खास होती हैं इस पूरे कह सकते हैं कोर्सेज में, वो सारी बातें मैं आपके साथ वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। तो आप मुझे यदि मैसेज करना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे @अंजनी सर 1994। ठीक है, @अंजनी सर 1994 में यदि आप मुझसे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे आपके इस पूरे कोर्सेज का। ठीक है, उसके अलावा हरियाणा पीसीएस का भी कोर्स है। हरियाणा पीसीएस का जो कोर्स है, उस हरियाणा पीसीएस के कोर्स में आप देखोगे अलग से ही कोर्स बता दिया गया है, निश्चय फाउंडेशन बैच ही है। बैच नंबर 10 है, ये स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका 1 अप्रैल है, 7 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होगा। तो अभी आप एनरोल कीजिए और अपनी सीट को इंश्योर करिए। ठीक है, और जुड़िए हमारे लाइव प्री प्लस मेंस निश्चय फाउंडेशन बैच से, जहाँ पर मैं मिलूंगा आपको सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ। ठीक है, जहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे कोर्सेज की। अब कोर्सेज के बाद हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मूल अधिकार एवं संबंधित। ठीक है, मूल अधिकार एवं संबंधित प्रश्न। जब हम मूल अधिकार और संबंधित प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर मूल अधिकार और संबंधित प्रश्न जो हो सकते हैं इसमें क्या हो सकते हैं, उनको यदि हम डिस्कस करने का प्रयास करें, ठीक है, उनको यदि हम डिस्कस करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर मूल अधिकार हैं क्या। ठीक है, जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो मूल अधिकार क्या है, इस बात पर जरूर एक प्रश्न उठता है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स या व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। डेफिनेशन क्या है, यदि हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हमको क्या चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। आखिर परिभाषा के नाम पर हम यहाँ पर क्या चीजें देखते हैं। जब हम परिभाषा के नाम पर बात करते हैं तो एक लोकतांत्रिक जो आदर्श है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फुलफिल करने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं, वही क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट।
राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के दावे। ठीक है, यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को हमको समझने के लिए उससे आपको परिभाषा समझनी होगी कि आखिर परिभाषा है क्या। ठीक है, आखिर हम परिभाषा यदि समझना चाहें कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार। देखिए चैप्टर बड़ा है तो एक चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना, जिनको हम 1 से 2 क्लासेस में यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मूल अधिकार की परिभाषा यदि हम कहें तो यहाँ पर आप बताइएगा कि जो राइट्स हैं, राइट्स आर क्लेम, राइट्स आर, ये फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम, यहाँ पर आप लिखिएगा फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स, क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्या है सर, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। क्या है सर, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई ये क्या है, ये संवैधानिक अधिकार भी है। These are also constitutional rights. Why these are also constitutional rights? Because all these fundamental rights are mentioned in the Constitution of India. और यदि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, यदि वो संविधान में मेंशन है, संविधान में वर्णित की गई है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका संवैधानिक भी है। तो सारे मूल अधिकार जो होते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। All the fundamental rights are constitutional rights, but all the constitutional rights are not fundamental rights. So what is difference between the fundamental rights and constitutional rights? Constitutional rights जो हैं वो सारे के सारे constitutional rights guaranteed नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि why fundamental rights are fundamental। अगला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि मूल अधिकार मूल क्यों है, ठीक है, मौलिक अधिकार मौलिक, यहाँ पर बात ये हो जाती है मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है, मौलिक अधिकार मौलिक, ठीक है। व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, व्हाई फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल, मूल अधिकार मूल क्यों है, मौलिक अधिकार मौलिक हैं क्यों, बात यहां पर आ जाती है। व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, ठीक है। तो बात यहां पर आती है कि मूल अधिकार मूल क्यों हैं। तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में स्पेशली 2 लाइन लिखी होती हैं, मूल अधिकारों का नाम इसलिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड एंड सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान द्वारा इनको क्या किया गया है, संविधान द्वारा इनको सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई, ठीक है। तो पहली चीज यहां पर क्या निकल कर आएगी कि मूल अधिकार मौलिक क्यों है। यदि हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, तो पहला जो पॉइंट्स है वो क्या निकल कर आएगा, वो पहला पॉइंट आपको निकल कर आएगा कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है। उसका जवाब आपको 2 तरीके से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि बिकॉज fundamental rights are guaranteed and secured by the constitution, क्योंकि यह संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त, क्योंकि यह संविधान द्वारा
गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, आप पहली चीज तो ये बता दोगे कि संविधान द्वारा क्या है, गारंटी प्राप्त है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा कि मूल अधिकार मूल क्यों है, लेकिन आप इन लाइंस को यूज कर सकते हो इन द मेंस एग्जामिनेशंस। इन लाइंस को जब यूज करोगे इन द मेंस एग्जामिनेशंस तो आपके क्या होंगे, आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। दीज लाइंस आर द वैल्यू एडिशंस। ये लाइंस जो है ये वैल्यू एडिशंस हैं। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू एडिट करती हैं आपके आंसर में, आपके आंसर को इफेक्टिव बनाती है, आपके आंसर को इंप्रेसिव बनाती है। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा क्यों कहा गया भाई, ऐसा क्यों कहा गया, ये बात भी आपको यहाँ पर कम समझनी। भाई एक चीज तो नहीं है, दूसरी चीज भी है कुछ। क्या है दूसरी चीज, ये भी है कि ये मूल इसलिए भी हैं, दीज आर फंडामेंटल बिकॉज दीज आर इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है, दीज आर फंडामेंटल बिकॉज these are essential for the overall development of the person। क्योंकि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी, संपूर्ण विकास के लिए जरूरी। ये क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी। ठीक है, और जब बात ये आई कि संपूर्ण विकास, जब बात ये आई है कि संपूर्ण विकास क्या है, उसको समझना होगा कि भाई ये ओवरऑल डेवलपमेंट है क्या, ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, यदि हमको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, अब यदि हमको यहाँ पर पूछा गया कि भैया ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ये है क्या, संपूर्ण विकास क्या है। इस संपूर्ण विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, यहाँ पर आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, भौतिक विकास भी चाहिए, इथिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, इथिकल डेवलपमेंट भी चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब आपका आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, और यहां पर जो एक और विकास चाहिए उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, ठीक है, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास और भौतिक विकास। इसको हम कहेंगे भौतिक, इसको हम कहेंगे नैतिक, और इसको हम कहेंगे आध्यात्मिक। ये सारे विकास हमको चाहिए, सारे विकास चाहिए। ठीक है, ये सारे विकास चाहिए, और इन सब विकास को मिलाकर हम उसको कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट या कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। व्यक्ति का संपूर्ण विकास हमको चाहिए यदि, तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास का मतलब यही है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या मिल गया कि भाई मूल अधिकार मूल क्यों है, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल। अब यहां पे जो प्रश्न बनते हैं, इस प्रश्न में, इस पूरे चैप्टर में जो प्रश्न बनेंगे मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि हमने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स को यहां पर रखा है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, और फंडामेंटल राइट्स अब आप यदि देखें तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको समझने हो,
ठीक है, यदि हमको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब संवैधानिक प्रावधानों की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले भाई एक चीज तो क्लियर है, भाग नंबर 3 में है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, आर्टिकल की बात यदि मैं, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आपको मिले, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या मेंशन। उसके बाद इस आर्टिकल की मैं बात करूं, तो ये यहां पर आपको क्या दिखाना है, सोर्स, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत है आपका अमेरिकन, अमेरिकी संविधान, क्या कहते हैं इसको, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है, मौलिक अधिकारों को यहाँ पर शामिल किया, ठीक है। और इनको हम कहते क्या है, इनको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, इनको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, मैग्ना कार्टा, क्या कह रहे हैं, मैग्ना कार्टा, ओके। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, भाग 3 हो गया, आर्टिकल 12 से 35 तक हो गया, स्रोत आपके अमेरिकी संविधान हो गए, ये सारी बातें आपको यहां पर दिमाग में रखनी, ठीक है। अब यहीं पर बात ये आती है कि हमने भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार रखे थे, ओरिजिनली देयर वेर टोटल 7 फंडामेंटल राइट, ठीक है। मूल संविधान में क्या कहा गया, मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में 7 थे, और अभी वर्तमान में करंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट, वर्तमान में कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब बात ये होगी भाई पहले 7 थे तो 6 कहां से गए, बाकी कहां गए। तो जो एक राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, करंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वी रिमूव द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको हमने फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हमने इसको उठा के और उसको शिफ्ट कर दिया एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। करंटली right to property is a fundamental, right to property is not fundamental rights, right to property is a legal right under article 300A, अनुच्छेद 300A के तहत एक लीगल राइट क्या है, एक कानूनी अधिकार है, क्या है, एक कानूनी अधिकार। यहां तक कोई बात, आपको सारी बातें लगभग लगभग समझ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहां पर आती है, अगले क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे कहां से, ठीक है। यदि यहां पर आप देखें, यदि इस चीज को देखने का प्रयास करें, ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स जो करंट में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें यदि मैं एक तरफ से आपको बताना चाहूं, सबसे पहले हम कहां शुरू करते हैं, राइट टू फ्री, राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। यदि मैं यहां से स्टार्ट करूं, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18,
दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट टू फ्रीडम। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स बनता है वो कहां से कहां तक, 19 टू 22। तीसरा जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो 23 से 24 के बीच में। ठीक है, यदि हम हिंदी में इनको लिखते भी चलें तो हम कहते हैं समता का अधिकार, क्या कहते हैं इसको, समता का अधिकार। इसकी बात करूं तो समानता का अधिकार, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको यदि मैं कहूं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको यदि मैं कहूं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यदि मैं इसको कहूं तो इसको कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कह सकते हो, संवैधानिक उपचारों का। यदि आर्टिकल भी यहाँ पर हम मेंशन करते चलें तो यहाँ पर 23-24 हो गया था, इसको हम कहेंगे 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, यहाँ पर हम यदि बात करेंगे तो ये 29-30 में आ जाएंगे और ये आ जाएंगे आर्टिकल 30। हर एक फंडामेंटल राइट से इंडिविजुअली भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स किसी एक राइट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्पेशली राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से, और राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम से तो क्वेश्चन बनते ही आए। इवन राइट टू इक्वालिटी में तो एक ही प्रश्न से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल 14 से। ठीक है, आर्टिकल 13 से भी स्पेशली क्वेश्चन बनते आए। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज अंडर आर्टिकल 13 मेंशन करने के लिए बोल सकता है, डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकता है। क्या कह सकता है, डिस्क्राइब द थ्योरीज अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 से भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, डिफरेंस बिटवीन द राइट टू इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर पूछा जा सकता है कि आखिर विधि का जो विधि के समक्ष जो समता है का अधिकार है और इक्वल प्रोटेक्शन यानी विधियों का जो समान संरक्षण है, दोनों से प्रश्न हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि के समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाता है। आर्टिकल 19 से अलग से प्रश्न हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर द 6 लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 19 एंड डिस्क्राइब द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज लिबर्टीज। पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करते हुए उनके संदर्भ में युक्त निर्बंधन को समझाइए। मैंने क्या कहा, डिस्क्राइब द लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 16 एंड ऑल्सो डिस्क्राइब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। इन मूल अधिकारों पर, इन लिबर्टीज पर, इन स्वतंत्रताओं पर जो युक्त निर्बंधन है वो समझाइए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। क्या हो सकता है, मूल अधिकारों की विशेषताओं पर प्रश्न हो सकता है। किस पर पूछे जा सकते हैं, मूल अधिकारों की विशेषताओं पर प्रश्न आपसे पूछे। जैसे मैं यहां पर कहूं कि क्वेश्चन किस पर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषता। मूल अधिकारों की कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहां से मेंस में प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो सकता है, मेंस का प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिस्क्राइब ऑल दीज 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है, रेमेडीज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, रेमेडीज के संदर्भ में हो सकता है, क्या हो सकता है, रेमेडीज के कॉन्टेक्स्ट में कई प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क्राइब द रिट्स अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मूल अधिकारों के उपचार के संदर्भ में, मूल अधिकारों के उपचार, मूल अधिकारों का उपचार, ठीक है। यहां से जो प्रश्न बनेंगे, यहां से जो प्रश्न बने थे वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, डिस्क्राइब द रिट issued by the Supreme Court for the remedies of fundamental rights। मूल अधिकारों की उपचारिता के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई रिट को समझाइए, जारी की जाने वाले रिट्स को समझाइए। सीधे पूछ लिया गया, डिस्क्राइब द रिट्स, डिस्क्राइब द रिट्स issued by the Supreme Court for the remedies of fundamental rights। यहीं पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, remedies of fundamental rights is the soul of Indian Constitution। एक्सप्लेन, क्या कह दिया, आपसे कह दिया कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारिता भारतीय संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, यहां से भी प्रश्न हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अब हमारी बारी यह है कि हम यहां पर क्या करें, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्न आपके सामने यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या प्रश्न होंगे उनको हम लोग यहां पर अभी देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो सबसे पहला प्रश्न है किसके कॉन्टेक्स्ट में, कि भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल, मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न कहीं ना कहीं लिखे होंगे, क्या लिखा गया, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, 250 शब्दों में लिखना। पहला प्रश्न है और आज का ये दूसरा प्रश्न, ये दो प्रश्न हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग किसी और सेशन में, जो कल के सेशन में भी हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं देखूं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है रोल ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या कहा गया, मूल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका, वो भी विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। अब हम पहले प्रश्न का आंसर यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर हम लोग यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट आंसर,
अब ये जो हमारा आंसर है, इस आंसर में यदि हम देखें, उत्तर जो हमारा होना चाहिए, इस उत्तर में पहले तो होगा इंट्रोडक्शन। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं परिचय। परिचय में आप क्या लिखिए? परिचय में आप बता दीजिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बता दोगे स्टार्टिंग में? सबसे पहले में स्टार्टिंग में आपको इतना ही बताना है कि मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए। और उसी इंट्रोडक्शन में आपको यह भी बताना कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड एंड सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीट या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। मतलब आपको यहां पर वो वाला पॉइंट ऐड करना है। जब आप परिचय दे रहे होंगे तो परिचय में आपको दो चीजें ऐड करनी। देखिए क्या ऐड करना है परिचय में, जो आज हमने पढ़ा है शुरू में, कि जो परिचय में आपको ऐड करना है वो ये ऐड करना है। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड एंड सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड दीज आर फंडामेंटल। ठीक है, दीज आर फंडामेंटल बिकॉज दीज आर इसेंशियल फॉर द, या नहीं लिखना है दीज आर फंडामेंटल, क्योंकि हम आंसर वो नहीं लिख रहे हैं कि फंडामेंटल क्यों है, हम सीधा लिखेंगे दीज आर इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। यह नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए क्या है? आवश्यक। बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहले तो आपने क्या बता देना है? पहले आपको बता देना कि भैया द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 एंड दीज आर गारंटेड एंड सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके संविधान के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त है। ठीक, और फिर आपको बता देना है कि दीज आर इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि रोल ऑफ जुडिशरी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया रोल ऑफ जुडिशरी। तो अब आ जाइए रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की भूमिका पर। अब प्रश्न आपका कहां से शुरू होगा? न्यायपालिका के भूमिका पर। इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिख दिया? इंट्रोडक्शन बता दिया कि कहां है और क्या है। ठीक है, दूसरी चीज आपने बताई न्यायपालिका की भूमिका। अब रोल ऑफ जुडिशरी लिखना है। क्या लिखना है? रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी में क्या लिखोगे? कि जो न्यायपालिका है वो पीआईएल के माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से मूल अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, आप सीधा बताओगे रोल ऑफ जुडिशरी में कि जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स with the help of PIL and क्या लिखोगे? जो न्यायपालिका है वो जनहित याचिका एवं न्यायिक समीक्षा के माध्यम से मूल अधिकारों की संरक्षा या मूल अधिकारों की रक्षा करती है। साथ ही एंड रिव्यू, यहां पे लिखो, एंड आर्टिकल 32 प्रोवाइड द रेमेडीज फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की उपचारिता प्रदान करता है। ठीक है, मूल अधिकारों की उपचारिता प्रदान करता है। यहां तक क्लियर हो गया? ये एक पैराग्राफ आपका हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीआईएल और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से रक्षा करता है। साथ ही अनुच्छेद 32 जो है वो क्या करता है? उपचारिता प्रदान करता है। ठीक है, अब कैसे? अब आपके पॉइंट शुरू होंगे। पहला पॉइंट क्या आएगा? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट।
ठीक है, कैसे करता है? तो भाई सबसे पहली चीज आप लिखोगे टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, व्याख्या करना और लागू करना। ठीक है, क्या लिखोगे? व्याख्या करना एवं लागू करना। एग्जाम्पल दोगे इसका? आर्टिकल 21, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन देखो हमारे पास थोड़ा सा लिमिट, वर्ड लिमिट भी कम होगी। हम सीधा लिखेंगे आर्टिकल 21 में बहुत सारी राइट्स की क्या किया है, इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत क्या होगा, राइट टू डिग्निटी फुल लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू अब्रॉड। मतलब बहुत सारी चीजें जो आर्टिकल 21 में आपने बाद में इंटरप्रिटेशन के माध्यम से बनाती। एक अलग से क्वेश्चन ही हो सकता है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, फिर उसमें लिखो कितने अधिकार है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्राइब हाउ मेनी राइट्स आर इंटरप्रेट अंडर आर्टिकल 21, और ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर इंटरप्रेट किए गए बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 21 की जितनी बड़ी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है, इतनी बड़ी व्याख्या शायद किसी आर्टिकल की हुई ही नहीं है और संभव भी नहीं, हो भी नहीं सकती। क्योंकि राइट टू लाइफ में केवल सांसें चलना जीवन जीना नहीं है। सांसें तो सबकी चल ही रही, सांसें तो हर एक व्यक्ति की चल रही, लेकिन केवल सांसें चलने से काम नहीं होगा, केवल सांसें चलने से काम नहीं होगा। कहता है राइट टू डिग्निटी फुल लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण जो आपका प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के खिलाफ अधिकार, ऐसे ना जाने कितनी प्रगतिशील व्याख्याएं की सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप स्टार्टिंग में बताओगे कि न्यायपालिका की भूमिका है कि वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको लागू करता है। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या बताओगे, रेमेडीज, रेमेडीज उपचारिता पे लिखोगे आप। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नाम लिख दोगे, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, ठीक है, हैबियस कॉर्पस के पास मैंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, उत्परेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। अंग्रेजी में यदि कहें तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन रिट एंड क्यो वारंटो। दीज आर 5 रिट्स issued by the Supreme Court for the protection of your fundamental rights। ये लिखोगे। तीसरी चीज में लिखोगे अल्पसंख्यकों की रक्षा। तीसरी चीज क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की रक्षा। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में भी आप सीधा मेंशन कर सकते हो, उनकी व्याख्या करता है। आर्टिकल 29, 30 के बेसिस पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही तो करता है। ठीक है, फिर क्या कहा गया, टू मेंटेन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट, टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण बनाए रखना। ये भी किसका रोल है, ये भी किसका रोल है, जुडिशरी का। ठीक है, अगला, टू वर्क एज अ जुडिशियल सिस्टम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ एक जांच तंत्र के रूप में काम करना, सरकार के खिलाफ एक जांच तंत्र के रूप में काम करना।
कार्य करना। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 मेंशन करिए। जांच तंत्र क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार कोई कानून बनाती है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है, इज इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, is it against the basic structure of the constitution, is it inconsistent with the constitution, inconsistent with the fundamental rights, तो तुरंत ही चेक करता है कि मूल अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के खिलाफ तो नहीं। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया कि ये कैसे काम करता है, सरकार के विरुद्ध एक जांच तंत्र के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से आप रोल बता पाओगे। लेकिन आपके एग्जाम्पल में, आपके क्वेश्चन में एक वर्ड और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। कुछ ऐसे आपको उदाहरण बताने पड़ेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, यहां पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है किसने? आपके जुडिशरी ने। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? पुट्टा स्वामी केस। क्या लिखोगे? 2017 में पुट्टा स्वामी केस को इन्होंने क्या बना दिया? निजता का अधिकार बना दिया। ठीक है, दूसरा, पहला एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा, नालसा। नालसा नेशनल लॉ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया? ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया, ट्रांसजेंडर को कंसीडर किया एज अ थर्ड जेंडर। क्या बता दोगे एग्जाम्पल? और तीसरा एग्जाम्पल आप बता दोगे कौन सा? श्रेया सिंघल का केस। श्रेया सिंघल, श्रेया सिंघल मामला 2015, जब इन्होंने क्या किया था? आईटी एक्ट 2000 धारा 666A को क्या कर दिया था? कैंसिल कर। तो ये आप 2-3 एग्जाम्पल आप बता दो। जरूर नहीं कि 3 ही लिखो, 4 भी लिख सकते हो आपको याद है तो। जरूर नहीं कि 3 लिखो, 2 ही लिख सकते हो आपको नहीं याद है तो। ठीक है, तो दरअसल यहां पर आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूल अधिकारों के संरक्षण में आपके न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे फिर कुछ प्रोविजंस बताए जिनके बेसिस पर आपको लगता है कि हाँ, इस तरीके से मूल अधिकारों का संरक्षण करती है हमारी जुडिशरी। और आखिरी में आप ये बता दिया कि ये केस हैं जहां पर पहले ही ऐसा कर चुके, जहां पर पहले ऐसा किया जा चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपके पास नहीं है, आप है ना, आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख लोगे। अब इस प्रश्न के बाद एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, हेडिंग बनाइए आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है उसी पर डिपेंड करेगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्या लिखना है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। मूल
अधिकारों पर, जब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या दिखाई देगी? यहाँ पर पहली चीज दिखाई देती है रिस्ट्रिक्शन, तो हम कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस या सस्पेंशन लिख दीजिए, सस्पेंशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान निलंबन, ठीक है। तीसरा पॉइंट आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स, और चौथा है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, आर्टिकल 34। आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये The fundamental rights enshrined in the Indian Constitution have often met with a wide varied criticism analysis। वो कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो अक्सर उनकी बहुत व्यापक आलोचना की जाती है। एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्यों आलोचना की जाती है, इनको आलोचना इनकी क्यों की जाती है, ठीक है। अब जब ये प्रश्न है तो आंसर हमको क्या करना है, आंसर हमको लिखना है, सेकंड प्रश्न का आंसर लिखना है कि आखिर इनकी आलोचना क्यों की जाती है, ठीक है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड आंसर जो है, दूसरा जो उत्तर है वो क्या पूछ रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनकी बहुत विस्तृत एवं व्यापक आलोचना की जाती है। एनालाइज कीजिए, तो बात यही आती है कि इनकी आलोचना की क्यों जाती है, व्हाई। तो इसमें सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन, परिचय दे दीजिए भाई। क्या लिखोगे परिचय में, वही फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, व्यापक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको लिखना हो यहाँ पे। मतलब आप ये समझिए कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट यू, क्या उस समय आपको याद आता है, ठीक है। कोशिश करिए कि कुछ अच्छी चीजें, कुछ एक ठोस चीजें वहां पर देने का प्रयास करें। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बताओ कि भाई फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में दिए गए हैं, और ये क्या है, गारंटेड है, सिक्योर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बहुमुखी विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। मेरे हिसाब से ये एक आइडियल है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
आलोचना पर प्रश्न पूछा गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा व्यापक है, ठीक है, बहुत ज्यादा व्यापक है। लेकिन यहां पर आप शायद ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको भूमिका बनानी है इनके क्रिटिसिज्म की, आलोचना करने की, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्यापक रूप से आलोचना की, तो पहले तो हम बताएं कि भाई आलोचना की जाती है तो क्यों की जाती है वो बताइए, लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए कि आलोचना के लायक ही है कि वास्तव में कुछ है भी। तो आप ये शायद ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं कि जितनी विस्तृत व्याख्या भारत के संविधान में है मूल अधिकारों की, उतनी शायद अमेरिकी संविधान में नहीं। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू 35, ये लिख सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, एक डिटेल्ड मेंशन चीजें हैं यहाँ पर किसमें, भारत के संविधान। आप इसमें सीधे सीधे लिखिए कि जितनी विस्तृत व्याख्या भारत के संविधान में मूल अधिकारों की गई है, उतनी खुद अमेरिकी संविधान में भी नहीं की गई। परंतु इसके बावजूद अपार्ट फ्रॉम दिस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली लाइन थोड़ा सा यहां पे जोड़ दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑफन मेट विथ वाइड वेरिड क्रिटिसिज्म बिकॉज, ठीक है, ये वाली लाइन ऐड करके कि इनके अलावा आप ये बता रहे हो कि बहुत व्यापक डिटेल में चीजें दी गई हैं, बहुत व्यापक वर्णन किया गया है, किसका, आपके मूल अधिकारों का बहुत व्यापक वर्णन है, और इतना वर्णन है जितना कि अमेरिकी संविधान में भी नहीं है। लेकिन उसके बाद बताना है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा या इसके बावजूद भी इनकी क्या होती है, आलोचना की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑफन मेट विथ अ वाइड वेरिड क्रिटिसिज्म बिकॉज, और फिर लिखिए पहला पॉइंट, मेन बॉडी यहां से शुरू हो जाएगी। मतलब इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आलोचना क्यों की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि एक डिटेल्ड क्या है यहां पर एक्सप्लेनेशन है, detailed explanation is mentioned in part 3 of Indian Constitution, but apart from this, इसके बावजूद the Indian Constitution have often met with a wide varied criticism of fundamental rights because, पहला पॉइंट लिखिएगा, excessive limitations, ठीक है, ये आपकी मेन बॉडी यहां से शुरू हो जाएगी कि जो मेन बॉडी होगी इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप बता दीजिए, क्या बता दोगे, पार्ट 3, ठीक है, आर्टिकल बता दोगे 12 से 35, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर इसके बाद भी लिख दोगे इसके बावजूद विस्तृत एवं व्यापक आलोचना की जाती, व्यापक आलोचना की जाती है। क्योंकि अब जैसे ही क्योंकि शुरू होगा वहां से आप शुरू होगे कर दोगे पहला पॉइंट, यहां से शुरू हो जाएगी क्या, मेन बॉडी, आंसर की मुख्य भाग आंसर का आपका शुरू हो। मुख्य भाग में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत ने कुछ स्पेशल चीजें लिखी गई हैं इनकी आलोचना पर। तो पहला पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्सेसिव लिमिटेशंस, ठीक है, क्या लिखोगे, एक्सेसिव लिमिटेशंस, क्या लिखोगे, व्यापक सीमाएं हैं भाई, क्या है, व्यापक सीमाएं हैं, व्यापक सीमाएं, ठीक है, व्यापक सीमाएं। अब यदि हम व्यापक सीमाओं की बात कर रहे हैं, एक्सेसिव लिमिटेशंस, तो भाई एक्सेसिव लिमिटेशंस क्या बताने पड़ेंगे ना, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, स्थायी नहीं है, ठीक है, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। आप आर्टिकल 15 का एग्जांपल दे दीजिएगा, आर्टिकल 16 का एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है, क्या है ये, एक्सेसिव लिमिटेशंस, पहली चीज बहुत सारी सीमाएं लगी हुई,
कि पहले तो आप कह देते हो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बाद में कह देते हो भैया थोड़ी महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस कर देते हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस कर देते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। आप सीधा लिख दीजिएगा कि सर पूरे भारतीय संविधान में जितने ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, इन कहीं भी मूल अधिकारों पर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा नहीं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का क्या है, सामाजिक अधिकार अनुपस्थित हैं। There is no economic and social rights mentioned in the fundamental rights of Indian Constitution. भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया। आप यहां पर सीधे सीधे बताओगे भैया नहीं है, और होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, न्याय की जब हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों बात हुई थी प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में मेंशन कर रहे हो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और यहां पर सिर्फ ना तो आप सोशल राइट्स की बात कर रहे हो, ना तो इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म तो होगा ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट्स आपको बताना है यहां पर मेन बॉडी में ही, नो क्लैरिटी, स्पष्टता का अभाव है, या लैक ऑफ क्लैरिटी लिखिए। ठीक है, अलग से ही लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का अभाव, स्पष्टता का अभाव। ठीक है, यहां पर लिखोगे देयर आर मैनी वर्ड्स, there are many words like public order, हिंदी में भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लोक व्यवस्था। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, एवं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन, जैसे शब्द डिफाइन नहीं है। देखो ये शब्द ऐसे हैं, युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति भी यहाँ पर थोड़ा बहुत चकमा खा सकते हैं भैया इनका मतलब क्या होता है, इसलिए लिखा गया लैक ऑफ क्लैरिटी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी द फंडामेंटल राइट्स आर क्रिटिसाइज। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, वो तो अनपढ़ों के लिए भी, भारत के हर एक नागरिक के लिए। तो उसको यदि समझ में नहीं आया कि ये माइनॉरिटीज क्या है, पब्लिक ऑर्डर क्या है, युक्त निर्बंधन क्या है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है नो परमानेंसी, नो परमानेंसी, स्थायित्व का अभाव। क्या लिखोगे, स्थायित्व का अभाव है। क्या लिखोगे, स्थायित्व का अभाव में क्या लिखोगे, स्थायित्व के अभाव वाले पॉइंट पर लिखोगे कि there were total 7 fundamental rights in the original constitution of India, but currently there are total 6 fundamental rights in the constitution of India. That means the parliament can remove the fundamental rights, the parliament can repeal the fundamental rights. ठीक है,
संसद क्या करती है, मूल अधिकारों का समापन भी कर सकती है, बशर्ते बस बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। हमने कहा ना स्थायित्व का अभाव, पहले 7 थे अब 6 हैं। एग्जाम्पल देके क्या बताओगे कि पहले 7 थे अब 6 हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको क्या बना दिया, लीगल राइट्स बना दिया। दैट मीन्स लैक ऑफ परमानेंसी या नो परमानेंसी, स्थायित्व का अभाव है। कल 7 थे आज 6 हैं। हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी यदि नहीं आती, हो सकता है आज 5 हो गए होते, हो सकता है कि कितने हो जाते, 5 हो जाते, 4 हो जाते। तो क्या है, स्थायित्व का अभाव है। और स्थायित्व के अभाव में ये वाला पॉइंट जरूर डालोगे कि पहले 7 थे अब 6 हैं, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या कर दिया है, एक राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार जैसे मूल अधिकार को यहां से समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया है। तो नो परमानेंसी। ठीक है, अगला है सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, मतलब आपातकाल के दौरान क्या करोगे, सस्पेंशन को क्या कहोगे, निलंबन। ठीक है, उदाहरण एग्जांपल लिख देना। 358 के टाइम पर 19 का सस्पेंशन और आर्टिकल 359 के एग्जीक्यूशन पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों की औपचारिकता का निलंबन। ठीक है, ये बात आपको यहां पर दिमाग में रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान निलंबन। ठीक है, और चीजें क्या लिख सकते हो, अगला पॉइंट क्या है, कौन सा नंबर है, 6ठा होगा, 6ठा पॉइंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 पर युक्ति युक्त निर्बंधन भी बता सकते हो। क्या लगाया गया, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप क्या बताओगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड द आर्बिट्ररी पावर टू द स्टेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके स्टेट्स को प्रोवाइड आर्बिट्ररी पावर टू द स्टेट, राज्य को निरंकुश शक्ति प्रदान कर देता है। मतलब आप ये समझिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर सरकार कभी भी किसी को उठा सकती। वैसे तो आर्टिकल 22 हमको ये प्रोटेक्शन देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, लेकिन वहां पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमको क्या कर देता है, हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर
निवारक निरोध के नाम पर कभी भी उठाया जा सकता है। तो ये सरकार को एक प्रकार के आर्बिट्ररी क्या कर देता है, सरकार को एक प्रकार के आर्बिट्ररी पावर दे देता है। ठीक है, ये लिखोगे और लास्ट में ये चीज लिखने के बाद आप लिखोगे कंक्लूजन। कभी भी आलोचना करने के बाद क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसा ना लगे कि मूल अधिकार बहुत बेकार है। आलोचना करने के बाद भी लिखोगे अपार्ट फ्रॉम दीज क्रिटिसिज्म, अपार्ट फ्रॉम दीज criticism, fundamental rights are important for the overall development of the citizens. It provides the security to the minorities, women's and Indian citizens. ठीक है, लास्ट में आप ये बता दो कि भैया ठीक है क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इसके बावजूद ये अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, ये भारत के नागरिकों के लिए क्या है, भारत के नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि महिलाओं, बच्चों, ठीक है, उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, और भी जो लोग बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, आपके शैक्षणिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन सब को अधिकार प्रदान करता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है, और इसके आधार पर भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, या भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करने में सहायक है। क्या लिखोगे, अपार्ट फ्रॉम दीज क्रिटिसिज्म फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। These are provide the right to the scheduled castes, scheduled tribes, women, children's, socially and educationally backward classes. That's why these are important, yeah, these are essential for the inclusive development of the India, या inclusive development of India. ठीक है, इसलिए ये क्या है, भारत के समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो लास्ट में भले ही इतने सारे क्रिटिसिज्म आपने किए, लेकिन लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पे आपने उस आंसर को खत्म कर दिया। इस तरीके से एक पॉजिटिव नोट पे आकर आप उस आंसर को क्या करोगे, खत्म करोगे, भले ही आपसे क्रिटिसिज्म करने के लिए बोला गया था। कभी भी किसी प्रश्न को नकारात्मक रूप से खुला नहीं छोड़ना, ठीक है, कितनी भी आलोचना करें, लेकिन लास्ट में यदि वो संविधान में लिखे हैं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हैं। हम किसी भी प्रश्न को, उत्तर को इतना क्रिटिसाइज ना करें कि हमको यही लगने लगे कि हम ज्यादा जानते हैं, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे वो बेचारे कुछ जानते ही नहीं थे, उन्होंने फालतू 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा दिए। ऐसा ना लगना चाहिए, आप ही सब जानते हो, वो जो थे वो कुछ नहीं जानते थे। इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना। यदि आपने क्रिटिसिज्म कर भी दिया है तो लास्ट में बताइए कि भले ही इन क्रिटिसिज्म किए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा ये है, इसके लिए जरूरी है, बस बात खत्म। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की जो क्लास थी द्रोण सीरीज की इस क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया है, उनको टैकल कैसे करना है उसका समझने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आगे की जो क्लास होगी, आगे का जो लेक्चर होगा, उसमें भी हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहां पर भी हम मूल अधिकारों के और कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उपचारिता पर प्रश्न देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन पर प्रश्न देखेंगे, ठीक, राइट टू प्राइवेसी पर क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो द्रोण सीरीज है, इस द्रोण सीरीज में और उसके साथ साथ जो हमारी फ्राइडे सैटरडे और उसके साथ साथ थर्सडे को जो हमारी क्लास होती है, वहां पर भी आप हमसे मिल सकते हैं लाइव क्लासेस में दोपहर 12 बजे। वहां पर हम प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आते हैं, तो उन एमसीक्यूज में भी आप लोग वहां पर उस प्रैक्टिस सेशन में आप हमारे साथ आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा पीसीएस का लाइव प्री प्लस मींस निश्चय फाउंडेशन बैच जो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी तक यदि आपने एनरोल नहीं किया है तो भाई एनरोल कर लीजिए। क्वालिटी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप एक समय से ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को आप एज अ डेमो भी ले सकते हैं, भाई ये डेमो ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, इससे और बेटर ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा मैं पूरा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज आपको मिल जाएगा हमारे पूरे सिलेबस का। यदि आप कॉम्प्रहेंसिव कवरेज चाहते हैं, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए या स्टडी IQ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर स्टेट पीसीएस के कोर्सेस को एक्सप्लोर कीजिए, हरियाणा स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, बायनो के ऑप्शन पर जाइए, मेरा कोड यूज़ करिए, दैट इज़ ANJ लाइव, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, ठीक है, ANJ लाइव। और यदि आप ANJ लाइव कोड यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ANJ लाइव कोड आपको
यूज करना है और एएनजी लाइव कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 11,999, ओनली 11,999। 1000+ लाइव लेक्चर्स, हिंदी और इंग्लिश में क्रैक्स नोट्स, हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स, वीकली करंट अफेयर की क्लासेस, मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल फोकस, सेट का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, हिंदी का आपका कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, ऐसे का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज और ऐसे ढेर सारे फीचर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और ये आपके स्टेट बेसिस प्रिपरेशन को पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज दे देता है, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। तो देर मत कीजिए, जाइए स्टडी IQ की वेबसाइट पर और स्टडी IQ के एप्लीकेशन पर कहीं पर भी आप जा सकते हैं, जाके एनरोल कीजिए, ठीक है। मिलते हैं लाइव क्लासेस में 10 अप्रैल से, सॉरी 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल शाम 6 बजे। 7 अप्रैल को शाम 6 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो देर मत करिए, अपनी सिक्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए और मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। ओके, थैंक यू।